आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासु को मेरा नमस्कार। देखिए, इससे पहले हमने 8 दिसंबर 2023 को जो पेपर आया था योग का, उसके 100 क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए थे। अब 101 जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपके सामने है। इससे आगे जितने क्वेश्चंस सोल्व करते हैं वो आप सपोर्ट कीजिए मेरा, और साथ लेकर आप कुछ पेन, कॉपी, पेंसिल, जो भी आपको अच्छा लगे, नोटबुक अवश्य लेके बैठिए। आप दोनों साथ मेहनत करेंगे मिलके, तो डेफिनेटली जो जून में नेट का एग्जाम होने वाला है उसमें सफलता अवश्य मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका, द बेनिफिट ऑफ द उज्जयी प्राणायाम आर, यानी उज्जयी प्राणायाम के क्या लाभ हैं, ये बताया गया है इसमें, है ना, हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो देखिए, हठ प्रदीपिका का दूसरा उपदेश है जिसका नाम कुंभक प्राणायाम और षटकर्म है ना। दूसरे चैप्टर का नाम प्राणायाम या कुंभक षटकर्म का वर्णन उसमें मिलता है। जो 52 जो श्लोक है, 52 नंबर दूसरे अध्याय का, उसके अंदर वर्णन मिलता है कि उज्जयी प्राणायाम जो है वो कफ दोषों को दूर करता है, गले संबंधित रोगों को ठीक करता है, नाड़ियों के दोष हैं उनको दूर करता है, ठीक करता है, जलोदर जो रोग है उसको ठीक करता है, और धातु संबंधित जो रोग हैं उनको ठीक करता है। तो इसमें मिला लीजिए आप, ए ठीक है नाड़ी दोष, दूसरा गले संबंधित जो भी दोष होते हैं उनको ठीक करता है, वो ऑप्शन नहीं है। तीसरा जो कफ दोष है वो इसमें ऑप्शन है, उसको ठीक करता है ना। इसके अतिरिक्त जलोदर है वो ठीक करता है। तो 3 ऑप्शन हमें मिल गए हैं। तो एक ए, सी और डी, ए सी डी जहां मिलते हैं वहीं आप निशान लगा दीजिए ऑप्शन में। ए सी डी जहां मिलते हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 102 क्वेश्चन नंबर। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉब्लम विद डिजीज कैन अक्योर इन चाइल्डहुड, यानी जो बचपन है उसमें कुछ प्रोटीन की कमी से कारण कुछ बीमारियां हो सकती हैं, वो कौन सी हैं? मरामस है, क्वाशियोकोर है, रिकेट्स है, कैरोटोमेलेशिया है, जीरोपैथ है, लिमिया है। तो देखिए, बच्चों में अक्सर रोग होता है मोरासमस। ये जो रोग है प्रोटीन की कमी से होता है, कैलोरी की कमी से होता है। इसमें बच्चों का वजन भी कम हो जाता है। दूसरा क्वाशियर जो रोग है वो भी बच्चों का रोग है। इसमें पेट बच्चों का ना कहीं फूला हुआ दिखा देता है। वैसे पतले से दिखते हैं बच्चे, लेकिन पेट फूल जाता है इसमें ना, प्रोटीन की कमी की वजह से रोग हो जाता है। रिकेट्स है, ये प्रोटीन की कमी से नहीं होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है ना। उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो हड्डियों से कमजोर होना, नरम होना रिकेट्स है, जो विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन की कमी से होता है। तो 2 रोगों का हमें पता चल गया। तो इसमें एक तो ए और बी दोनों जिसमें हो, यानी एक ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता करना है, सी के बारे में मैंने बता दिया है कि कैरोटोमेलेशिया क्या होता है और जीरो फ्लैथेमिया रोग कौन सा होता है, ठीक है, ये आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 103, विच वन आर नॉट द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट नहीं है। तो देखिए, हमारे 2 पार्ट होते हैं मेन, 2 मेजर पार्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है। क्या है? 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। उनमें एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल जो बीच का हिस्सा होता है हमारा, ठीक है, उसमें 80 हड्डियां होती हैं। और दूसरा होता है अपेंडिकुलर यानी उपांगीय, क्योंकि ये तो मेन हिस्सा हो गया ना हमारा। उपांगीय यानी हमारे हाथ और पैर जो बाहर का हिस्सा है वो उपांगीय होता है। इसमें 126 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें अंग्रेजी में अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये देखिए, क्लेविकल जो बोन होती हैं ये हमारे यहाँ होती हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं जिन्हें, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। स्केपला भी यहाँ होता है हमारा ना, स्केपला ये भी होता है। तो पार्ट नहीं है, तो ये तो पार्ट हैं किसके? अपेंडिकुलर के। और कैलविकल ये पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा स्टर्नम भी पार्ट नहीं है। स्टर्नम जो छाती की हड्डी होती है ना, ये भी पार्ट नहीं है। स्टर्नम यहाँ होती है ना, जो हमारी रिब्स होती है ना, उनको जोड़ के रखती है। तो 2 पार्ट नहीं है, यानी सी और ई ऑप्शन जिसमें है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल फिट है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोन्स को आप पूरा पढ़ लीजिए कि अलग अलग बोन्स का नाम है ना। आप मुझे बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बोन्स हैं और उनके क्या नाम है, ठीक है। व्हाट इज द नेम बोथ बोन्स, एल्बो से कोहनी से लेकर यहाँ तक। और दूसरा आपको ये भी बताना है ये टार्सल है या मेटाटार्सल है ना, या कार्पल है या मेटाकार्पल है, क्या नाम है इसका और कितनी बोन्स होती है एक हाथ के अंदर, ठीक है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। यदि एक व्यक्ति अपने बाएं पैर को बाईं तरफ उठाता है और वापस लाता है, जबकि यह गति क्रिया करते हुए घुटने सीधे रहते हैं और दोनों गति क्रिया क्या कहलाती है? आकुंचन, विस्तारण, अपवर्तन, अभिवर्तन, उत्क्रमण। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अंग्रेजी में क्वेश्चन थोड़ा इजी देखना रहेगा। यानी कोई व्यक्ति ऐसे हाथ को उठाता है बिना मोड़े और फिर ऐसे नीचे ले आता है, ऐसे पैर की बात कर रहा है कि पैर को ऐसे उठाया और वापस ले आया, तो ये दोनों क्रियाएं क्या कहलाती है? तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए अच्छे से। एबडक्शन दे रखा है इसमें ना, एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है शरीर से दूर, जैसे मैंने ये मेरा पैर भी हो सकता है हाथ भी हो सकता है, मैं दूर लेके गया है ना, ये एबडक्शन हो गया, सीधा ले गया ऐसे, ठीक है। और एडक्शन, एडक्शन इसका ऑप्शन है डी। एडक्शन को मैं मतलब शरीर की तरफ ले आया तो ये क्रिया क्या हो गई? एडक्शन। शरीर से दूर ले गया तो ये क्या हो गई? अबडक्शन। अबडक्शन शरीर से दूर है ना, अबडक्शन। अडक्शन ऐड करना यानी नजदीक आना, ठीक है। अबडक्शन और अडक्शन समझ गए? तो ये दोनों क्रियाएं हो रही हैं, क्योंकि उसमें बेंडिंग हुई नहीं है, सीधा ले गए सीधा ले आए। जैसे लेट के एक पैर हम ऐसे उठाते हैं ना, सीधा उठाया सीधा नीचे, ठीक है। अर्धलासन करते हैं तो दोनों पैरों को भी हम उठाते हैं फिर नीचे ले आते हैं, या दोनों को एक पैर को ऊपर ले आते हैं फिर नीचे ले आते हैं, तो इसी तरह का पूछा गया है। या साइड से हमने पैर को ऐसे खोला और फिर वापिस ले आए, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? एबडक्शन। अबडक्शन यानी साइड में फैलाना, सीधा नीचे ले आना क्या कहलाता है? एडक्शन। ए डबल डी है यहाँ पर, एडक्शन। और एक दो वर्ड और है यहाँ पर, फ्लेक्शन। देखिए आप फ्लेक्शन, ए में फ्लेक्शन दे रखा है। फ्लेक्शन का मतलब होता है हाथ को मोड़ना, जैसे यू में ले आया हाथ को तो क्या है ये? फ्लेक्शन। फ्लेक्सिबिलिटी समझ लीजिए ना, फ्लेक्शन का मतलब मोड़ना, या इस हाथ को मैंने ऐसे मोड़ लिया, फ्लेक्शन, ठीक है। हाथ को मोड़ना शरीर की तरफ ऐसे, ठीक है। और हाथ को फैलाना ये क्या है? एक्सटेंशन। ऐसे कर दिया एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, ऐसे करते हैं ना एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा? फैलाना, एक्सटेंशन ऐसे। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, विपरीत है ना, उल्टा कर देना, ठीक है, वो हो गया इन्वर्जन। तो देखिए हमारी इसमें जो पैर को उठाना और नीचे लाना था, इसमें दो क्रियाएं हुई थी। एक एबडक्शन यानी एक आपका जो ऑप्शन है वो सी है, ये क्रिया हुई थी जिसमें क्या करते हैं शरीर से दूर पैर को ले गए सीधा और फिर धीरे से वापस ले आए, तो ये क्रिया हुई एडक्शन। तो जिसमें सी और डी ऑप्शन है वो आपका उत्तर रहेगा इसमें, ठीक है। सी और डी ऑप्शन यानी एबडक्शन और एडक्शन। तो चलिए इसमें सी और डी ऑप्शन को अगर हम देखें, ये 3 नंबर जो है हमारा ये ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। 105, 4 तो हो गया है, 5, 105। विच सफरिंग दुख सडन्स द माइंड एंड इन विच पाद ऑफ योग सूत्रा इट हैज बीन मेंशन। यानी दुखों की बात की है वहां पर, है ना, और कौन से पाद में की है? वो भी योग सूत्र में, क्योंकि योग सूत्र में 3 प्रकार के दुख बताए, कौन से बताए आप खुद बताना वो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नेट का एग्जाम में आ चुका है। योग सूत्र में कौन से 3 प्रकार के दुख बताए हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। एक एक शब्द आता है हेयम दुखम अनागतम, एक सूत्र आता है हेयम दुखम अनागतम, यानी आने वाले दुखों से बचा बचा जा सकता है। तो ये जो सूत्र है ये दूसरे अध्याय का सूत्र है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि कौन सा दुख मन को दुखी करता है, तो आने वाला दुख से हम बच सकते हैं, लेकिन वो हमें दुखी करता रहता है। तो योग सूत्र के दूसरे पाद में यानी साधन पाद में इसका वर्णन मिलता है। तो इसमें ऑप्शन एक तो क्या रहेगा? साधन पाद का क्या है? सी है। तो मुझे बताइए चारों पाद कौन कौन से और कौन से पाद में कितने सूत्र हैं? तो साधन जो पाद है उसमें कितने सूत्र आपको ये बताना है, और साधन पाद में अनागत जो दुख है उनसे बचा जा सकता है। तो मैंने बताया ना आपको एक सूत्र हेयम दुखम अनागतम, ये कौन सा सूत्र आपको ये भी बताना है। हेयम दुखम अनागतम यानी आने वाले दुखों से बचा जा सकता है, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, ये साधन पाद में इसका वर्णन मिलता है। तो इसमें बी और सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे उत्तर में बताइए बी और सी कौन से ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपको खुद भी हल करना है ना कुछ चीजें। तो हमारा टारगेट
2 क्वेश्चन के साथ 200 क्वेश्चन हल करने का होता है। 2 के मतलब 20 और 20 क्वेश्चन का मतलब 200 क्वेश्चंस, ठीक है। अगला है अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका फूड दी एडवर्सली अफेक्टेड हेल्थ आर, जो भोजन है उससे हठ प्रदीपिका के अनुसार स्वास्थ्य के लिए अहितकार आहार कौन सा है ना। अहितकार क्या होता है, देखिए 2 प्रकार के भोजन की बात की है, एक हितकारी एक अहितकारी, यानी एक आपके अनुकूल है एक प्रतिकूल है, यानी एक पथ्य और एक अपथ्य, 2 प्रकार के भोजन की यहाँ पर चर्चा की है। मिताहार की बात होती है तो हठ प्रदीपिका के कौन से अध्याय में कौन से श्लोक में बात की गई है, ठीक है। तो देखिए हठ प्रदीपिका का जो प्रथम उपदेश है उसका कौन सा श्लोक आप ये बता दीजिए, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, प्रथम उपदेश है ना। उसमें बताया गया है कि कौन सा आहार आपके लिए हितकारी है और कौन सा अहितकारी है। तो देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए अहितकर आहार की चर्चा है। तो देखिए अब सीधी सी बात, आप बिना मतलब हठ प्रदीपिका के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर से गर्म किया हुआ बिल्कुल अहितकारी होता है ना। और दूसरा अधिक खटाई वाला भी अहितकारी होता है, तो अधिक नमकीन युक्त होता है वो भी अहितकारी होता है ना। तो ये तीनों ऑप्शन आ गए इसमें। तो इसमें क्या आ गया, देखिए इसमें आपका रहेगा ए, और आपका अधिक नमक बी सी और ई, ए सी ई, ए सी जिसमें है ना, अगर ये ए सी और ई, कॉमन सेंस भी आप लगा लीजिए भाई, गर्म क्या हुआ खाना ही नहीं चाहिए दोबारा से, अधिक नमकीन युक्त भी नहीं खाना चाहिए और अधिक खटाई युक्त भी नहीं खाना चाहिए। परवल खा सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं। तो आप खुद बताइए इसका कौन सा उत्तर रहेगा मिलान करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन 107 क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू योग सूत्र व्हाट आर द एसेंशियल फॉर पॉजिटिव एप्टीट्यूड, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए कौन सा ठीक है, सिंप्लिसिटी, कंपैशन, डिसग्रेड, काइंडनेस या फ्रेंडलीनेस। ये ऑप्शन है, हिंदी में भी देख लेते हैं। सहजता, करुणा, उपेक्षा और दयालुता और मित्रता। ये है ना, मैत्री, करुणा, मुदित्य, उपेक्षणा, पुण्य पुण्य विशाचेपनम। देखो इसी को ही बार बार पूछा जाता है अलग अलग एंगल से। तो आप मुझे खुद बताइए कि योग सूत्र में ये कौन से पाद में कौन सा सूत्र है, ये आपको बताना है। मैत्री, करुणा, मुदित्य, उपेक्षणा, पुण्य पुण्य विशाचेपनम, ये हम पूछ चुके हैं, कई पहले भी सोल्व कर चुके हैं दूसरे क्वेश्चंस में। तो देखिए यहाँ पर मित्रता की बात है, यहाँ पर करुणा की बात है, यहाँ पर उपेक्षा की बात है। मैत्री, करुणा, मुदित्य, उपेक्षा। सहजता कहीं शब्द नहीं आया है, दयालुता कहीं नहीं आया है ना। तो क्या हो गया, बी सी और ई, बी सी ई जहां ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, अपाचन के मुख्य कारण क्या है। देखिए कॉमन सा क्वेश्चन है, ये खुद भी कर सकते हैं ना। अपाचन में आहार में खनिज लवण की कमी है, या गर्म मसालों के साथ गर्म चाय, ये तो बी तो है ही ऑप्शन इसमें। गर्म मसालों के साथ गर्म चाय लेंगे तो अपच की समस्या होगी। मानसिक और भावनात्मक विक्षुब्धता है, अगर मानसिक रूप से इमोशनली आप थोड़े विक्षुब्ध हैं तो भी आपको आपका अपच हो सकती है। विटामिन और खनिज बहुत ज़्यादा खाने से बिल्कुल हो सकता है। अति भोजन और वायु निग्रहण की आदत, इससे भी हो सकता है, ज़्यादा भोजन लेते हैं जो लोग। तो देखिए आपको क्लियर पता हो गया कि बी और सी इसमें ऑप्शन है, तो आप उससे खुद अनुमान लगा लीजिए कि बी और सी जिसमें है, ठीक है। बी और सी जिसमें है, बी और सी जिसमें है उसके साथ क्या जोड़ा गया है, देखिए अपने आप उत्तर से बन गया ऑप्शन से। आपको 2 पता चल गया, तीसरा नहीं पता है। आपको ये पता चल गया कि बी और सी तो है ही है। तो बी और सी के साथ फिर क्या है इसमें ऑप्शन में 2 में, डी है। क्या है, डी है। तो डी का मतलब क्या है, यहाँ पर विटामिन और खनिज बहुत ज़्यादा लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन लेते हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल्स लेते हैं, तो वो भी तो नुकसानदायक है ना, उससे भी अपच की समस्या हो सकती है। तो ये रहेगा आपका बी सी और डी। तो बी सी डी किस में है, 3 में, ठीक है। 109 क्वेश्चन, 109 में ये महामैराथन है, आपको बड़ा फास्टली करना है इसमें ना। विच पर्टिकुलर मुद्रा रिकमेंडेड टू एलिवेट प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन। प्रीमेंस्ट्रुअल है, उसमें कौन सी मुद्रा आपको करनी चाहिए, मतलब उसका सजेशन देंगे आप। तो देखिए हिंदी में देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल प्रागार्तव तनाव को कम करने के लिए कौन सी विशेष मुद्रा अपेक्षित है, मतलब करनी चाहिए। तो आप बताइए कौन सी मुद्रा है। तो देखिए सरल मुद्रा की बात की गई है यहाँ पर, कोई ज़्यादा कठिन, महामुद्रा थोड़ी सी कठिन होती है, महाभेद मुद्रा थोड़ी सी कठिन हो सकती है। तो इसमें एक तो चिन्मय मुद्रा ठीक है, बहुत ही आसान है, सरल मुद्रा है। तो डी इसमें ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो डी इसमें 2 जगह दिया गया, एक तो डी सी के साथ दिया गया है यानी महाभेद मुद्रा,
और एक डी ऑप्शन ए के साथ दिया गया है, यानी आपका ऑप्शन ए ए ए दिया गया है इसमें। या फिर आप इसमें नभो मुद्रा आसान पड़ती है ना। बी बहुत ही आसान मुद्रा है, जीभ को तालु प्रदेश में लगाना पड़ता है, तो इससे रस निकलता रहता है और तनाव कम होता रहता है। तो आपको इसमें खुद बताना है कि कौन सा उत्तर इसमें ठीक है। यानी अगर हम इसमें बी को जोड़ें तो बी के साथ भी दो ऑप्शन है, एक तो बी के साथ ई पाशिनी मुद्रा जुड़ेगी और एक सिर्फ एक ही है इसमें बी के साथ पाशिनी मुद्रा। तो मुझे तो यही उत्तर ठीक लग रहा है, बी के साथ, यानी नभो मुद्रा के साथ आपकी पाशिनी मुद्रा। पाशिनी मुद्रा का वर्णन किस ग्रंथ में बताया गया है ये भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आसनास हेल्प्स टू रिस्टोर वेलवुलर कंपिटेंस आफ्टर ट्रोमेटिक एक्सीडेंट। जो भी एक आपका कोई एक्सीडेंट होता है ना, कोई कठिन एक्सीडेंट होता है आपका और दुर्घटना होती है उसमें, और उसके बाद जो कपाटिक क्षमता है, जो आपके हृदय की जो क्षमता है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए कौन सा आसन मददगार है। यानी एक्सीडेंट के बाद आपके दिल के जो कपाट हैं, जो वाल्व हैं, उनको दोबारा से आप ठीक करना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं, तो कौन से आसन उसके लिए उपयोगी हैं। तो देखिए उसमें हार्ट की तरफ ज़्यादा ब्लड जाए, जो हार्ट के लिए फ़ायदेमंद हो, तो इसमें मुझे लग रहा है आपका एक तो सी ठीक है ना। बी भी ठीक हो सकता है पर्वतासन, तो इसको चलो देखते हैं 110 जो उत्तर है इसमें कौन सा ठीक रहेगा। तो देखिए सर्वांगासन अगर मैं देखता हूँ आपके हार्ट के लिए ठीक है, सारा ब्लड है हार्ट की तरफ आता है। तो सी की अगर मैं बात करूँ तो सी यहाँ पर 3 जगह पर दिखाई देता है मुझे, 1 में है, 2 में, 3 में, 2 में है और 4 में है। तो सर्वांगासन है, इसमें 3 आसनों का हमें लेना है, ठीक है। तो एक तो सर्वांगासन आपने ले लिया है, दूसरा पर्वतासन ले सकते हैं, सी के साथ बी भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सी के साथ कहीं भी सी के साथ है बी ऑप्शन, यानी 2 में है। और फिर ई ई ई का मतलब गोमुखासन। तो तीनों आसन है जो आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं, पुनर्स्थापित करते हैं, आपके कपाट के लिए अच्छे हैं, क्योंकि गोमुखासन भी बहुत ही अच्छा है आपके हार्ट के लिए। तो इसमें पर्वतासन रहेगा, सर्वांगासन रहेगा और गरुड़ासन रहेगा। 3 आसन आपके लिए ठीक है, पर्वतासन है, सर्वांगासन है और ये गोमुखासन है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सर्वांगासन कैसे होता है, बैठकर होता है, लेटकर होता है। गोमुखासन लेटकर होता है, बैठकर होता है। पर्वतासन कैसे होता है, खड़े होकर होता है, बैठकर होता है, लेटकर होता है। ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं, प्रश्न है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1011 111 ट्रिपल वन है ना, वन नेल्सन। क्रिकेट में बताते हैं ना, वन नेल्सन, ट्रिपल वन। इन द योग सूत्रा दी संपदाज, संपदाज यानी परफेक्शंस ऑफ बॉडीज आर मेंशन, रूप, महिमा, ब्यूटी। तो देखिए एक सूत्र आता है 3rd चैप्टर में, तो आपको खुद बताना है, मैंने चैप्टर आपको बता दिया है, ठीक है। शरीर की संपदाएं बताई हैं 3rd चैप्टर में। 3rd चैप्टर का नाम क्या है ये बताना है, और 3rd चैप्टर में कौन सा ये श्लोक है जिसमें रूप, लावण्य, बल, वज्र ये बताया गया है। तो मैंने बता दिया आपको, रूप है, लावण्य है, बल है, वज्र है। तो वज्र दे नहीं रखा है इसमें, एक रूप दे रखा है, एक लावण्य दे रखा है और एक बल दे रखा है। ये शारीरिक संपत्तियां हैं, ठीक है, वज्र नहीं है। तो ये हटा दीजिए, बाकी कौन सा उत्तर ठीक रहेगा ये आप खुद बताएंगे, ठीक है, आपको खुद बताना है। क्लियर। नेक्स्ट 112 112 क्वेश्चन है, विच आर नोट द मिसकंसेप्शन फॉर योग। निम्नलिखित में से कौन सा योग से कौन योग के संबंध में भ्रांतियां नहीं है, में से कौन योग के संबंध में भ्रांतियां नहीं है। बाकी सब भ्रांति है, तो कौन सी भ्रांतियां नहीं है ये आपको बताना है। यानी योग साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है, ठीक है, ये बात सही है या गलत है। बिल्कुल है, योग साधारण व्यक्ति के लिए, तो ये भ्रांति है। योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, ये सही बात है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। योग अंतर जगत की यात्रा, ये सही बात है, ये भ्रांति नहीं है। योग केवल शारीरिक अभ्यास है, ये भ्रांति है। और योग चमत्कारक विषय से संबंध है, ये भी भ्रांति है। तो दो कौन सी भ्रांति नहीं है, तो एक तो योग हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, एक तो ये है, और योग अंतर जगत की यात्रा है, यानी बी और सी। बी
और सी, यानी दो जो ऑप्शन है वो ठीक रहेगा इसमें, ठीक है, बी और सी। आगे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट आर नोट द करेक्टरिस्टिक्स फॉर ए गुड टीचर, यानी इसमें उल्टा पूछा गया है, यानी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है फॉर ए गुड टीचर, मतलब गुड टीचर की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं ये देखो आप। संप्रेषण में वास्तविक अभिरुचि, ठीक है, ये अच्छी बात है, होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता ऑप्शन। विषय की व्याख्या करने में एक क्षमता, नहीं, ये टीचर की क्वालिटी नहीं है या उसकी विशेषता नहीं है, ये बी ऑप्शन रहेगा। अन्य के साथ अभिरुचि तथा अनुभव को साझा करने में रुचि, ये अच्छी बात है, ये टीचर की विशेषता होती है। जीवन शैली तथा आचरण तथा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने में एक क्षमता, ये भी टीचर की क्वालिटी नहीं है। और विद्यार्थियों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायी की भावना, हाँ ठीक है, ये हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो लगता है मुझे बी और डी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बी और डी जिसमें ऑप्शन है, ये 2 नंबर है, बी और डी, ठीक है। इसमें नहीं पूछा गया है, टीचर की विशेषताएं पूछता तो दूसरे ऑप्शन होते। टीचर की या अध्यापक की विशेषताएं नहीं है, यानी एक अच्छे अध्यापक की, तो वो पूछा गया है इसमें। अगला है 114 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गहन संहिता फॉर प्रैक्टिसिंग महामुद्रा इट इज इंस्ट्रक्टेड टू, यानी महामुद्रा के बारे में क्या क्या बताया गया। तो देखिए महामुद्रा है, उसका वर्णन दूसरे अध्याय में मिलता है, दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में मिलता है। तो आप मुझे ये बताइए दूसरे अध्याय का क्या नाम है, घेरण संहिता का, आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। घेरण संहिता के दूसरे अध्याय का या चैप्टर का क्या नाम है। तो देखिए महामुद्रा के बारे में उसमें स्पष्ट बताया गया है कि इसमें कंठ संकुचित करना पड़ता है, सी आपका ऑप्शन ठीक है। बाहों को आज्ञा चक्र में या दृष्टि भूमध्य भी ठीक आपका। और तीसरा टकने से गुदा को पीड़न करना पड़ता है, एडी या टकने से, ठीक है, वहां पर गुल्फ बताया गया है, तो गुल्फ का मतलब टकना होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा बी, और कंठ को संकुचित सी, और दृष्टि भ्रू मध्य, तो 3 रहेंगे। तो आप खुद बताइए जिसमें बी, सी और ई ऑप्शन है वो रहेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है आप खुद मुझे बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 114 का। क्वेश्चन नंबर 115, 115 का, हठ प्रदीपिका द मेंशन ऑफ त्राटक इज डिस्क्राइब, त्राटक के बारे में क्या बताया हठ प्रदीपिका में। तो देखिए त्राटक के बारे में बताया गया एकाग्र होनी चाहिए दृष्टि आपकी, है ना, और यानी सूक्ष्म लक्ष्य पर एकाग्रता बिल्कुल ठीक है। दूसरा अश्रुपात, बिल्कुल अश्रुपात होने तक करना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। तीसरी स्थिर दृष्टि आपकी होनी चाहिए, ये लिखा गया है। तो आपके 3 ऑप्शन इसमें बनते हैं, स्थिर दृष्टि बिल्कुल ठीक है, सूक्ष्म लक्ष्य जो उस पर एकाग्रता करनी है, और तीसरी अश्रुपात होने तक आपको करना है, यानी डी और बी आपका ऑप्शन, डी ऑप्शन इसमें नहीं है। बाकी ऑप्शन क्या है इसमें आपका, स्थिर दृष्टि, सूक्ष्म लक्ष्य पर एकाग्रता और अश्रुपात होने पर नासागर दृष्टि नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए भ्रूमध्य दृष्टि, स्थिर दृष्टि, सूक्ष्म लक्ष्य पर एकाग्रता, सॉरी भ्रू दृष्टि नहीं है इसमें, स्थिर दृष्टि, यानी ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, और इसमें आपका ई रहेगा, ठीक है। तो ए सी ई जिसमें हो, ए सी ई, आप बताइए कौन सा ऑप्शन है, ए सी ई किस में है, ठीक है। तो आपको ये बताना है त्राटक का वर्णन कौन से चैप्टर में मिलता है, हठ प्रदीपिका का, और कौन सा श्लोक है। क्वेश्चन 116, प्रणव के बारे में पूछा गया ना, योग सूत्र के अनुसार प्रणव के बारे में विधि बताइए। तो देखिए प्रणव के श्लोक मिलते हैं, पहले चैप्टर में मिलते हैं। आपको खुद बताना है कौन कौन से श्लोक हैं वो पहले चैप्टर में प्रणव से रिलेटेड। तो देखिए इसमें प्रणव का है, योग सूत्र के अनुसार प्रणव के बारे में विधि बताइए। तो देखिए प्रणव का अर्थ उसमें बता रखा है, प्रणव जबकि वहां पर चर्चा है, और प्रणव अर्थ की भावना वहां पर की गई है। तो इसमें ए, सी और ई ऑप्शन रहेगा। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन काट भी सकते हैं, देखो डी सोहम जब का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो डी ऑप्शन काट दीजिए। तो देखिए डी किस में है, 3 में है, 4 में है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। प्रणव पर दृष्टि का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बी है वो भी कट कर दीजिए। तो बी भी 2 में है, तो बच गया 1, वही आपका उत्तर रहेगा। ऐसे भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ सकते हैं। 117, तो 117 में क्या है, मैच करना है आपको ना,
ये देखिए मैचिंग है, तो ये आपको आनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती इनकी पुस्तकों का नाम है, एक तरफ योगियों का नाम है, ऋषियों का नाम है। तो देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आर्य विनय लिखी थी। तो आप देखिए ए का जिसमें दो ऑप्शन है, तो ए का दो ऑप्शन एक में ही है, यानी पहले ऑप्शन से हमारा क्लियर हो गया, हमें ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप मिलान कर लीजिए। बी का 3 यानी तुलसीदास ने, हमें पता है, विनय पत्रिका लिखी थी। सी का 4 श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन, बिल्कुल इनकी पुस्तक का नाम है, लेकिन स्वामी शिवानंद सरस्वती ने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की थी, यह ध्यान रखना, पुस्तक नहीं थी इनकी। और ये इन्होंने क्या लिखी थी? ज्योति शक्ति और प्रज्ञा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पहले ऑप्शन से बात क्लियर हो गई थी, लेकिन फिर भी हमें दूसरे ऑप्शन भी मिला लेने चाहिए। आगे चलते हैं, आपको देख लेना है, योगियों का जीवन परिचय हमारी पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है, ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, श्री अरविंद की कौन कौन सी रचनाएं, हमने अच्छे से मेंशन किया है सभी जीवन परिचयों में। महर्षि दयानंद सरस्वती की कौन कौन सी रचनाएं, किस किस पे भाष्य लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश भी कई बार आती है ना। श्री अरविंद की कौन सी रचनाएं हैं, स्वामी शिवानंद सरस्वती के बारे में पूरी डिटेल हमने दी है, तो आप देख सकते हैं योगियों का जीवन परिचय पुस्तक में विस्तार से इनकी जानकारी। एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन 10118 118 है, तो इसमें भी मिलान करना है भगवत गीता के अनुसार। राचि घृति, तो देखिए गीता के अनुसार घृति 3 प्रकार की बताइए ना, सात्विक, राचिक और तामसिक। तो देखिए ये 18वें अध्याय में मिलता है, तो कौन सा सूत्र है आप ये बताना 18वें अध्याय का, जिसमें घृति का प्रकार बताएं। तो देखिए मुझे ये पता है कि सी जो ऑप्शन है, न विमुच्यति दुर्मेधा, इसका 4 ऑप्शन रहेगा। सी का 4, सी का 4 मतलब तामसिक घृति, और बी का 1, बी का 1 यानी बंधनम मोक्षम च या वेति, यानी सॉरी बी का ये है प्रसंगेन धर्मकार्थमार्थन धार्यति, यानी बी का 1 क्या है? एक, राचि घृति। तो हमें पता चल गया कि सी का 4 है, और कई बार क्लियर हो जाता है, सी का 4 ऑप्शन एक में ही है, इसमें पहले में ही, तो सी का 4 पहले में है, डी का 2 हो गया है ना, और ए का 3 हो गया, ए का सी का 4 ऑप्शन, एक मिनट, सी का 4 ऑप्शन, सी का 4 फर्स्ट में है, सी का 4, ठीक है, ये तामसी घृति हो गई सी का 4 में, और डी का 2, ये ठीक है, सात्विक सुख हो गया, और बी का 1, ठीक है, राजसी घृति हो गई बी का 1 में, और ए का 3 यानी बंधनम मोक्ष चवेति, सात्विक बुद्धि। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कौन कौन से श्लोक में गीता में सात्विक बुद्धि का वर्णन मिलता है, और राजसिक घृति और तामसिक घृति का वर्णन मिलता है, और कौन से चैप्टर में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। अब देखिए आपको योग चूड़ामणि उपनिषद आपने पढ़ा नहीं है, या कम देखा है, ध्यान नहीं है, श्लोक याद नहीं है, तो कुछ कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। तो देखिए दिन रात जब करते रहने पर मैंने बी पकड़ लिया है, तो बी में 21,600 मंत्र है ना, सोहम है ना, चलता रहता है, सो हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, सभी जीव स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं, तो 21,600 बार हम श्वास लेते हैं, 1 मिनट में जब हम 16 श्वास लेते हैं, तो 21,600 मंत्र हो गए। तो दिन रात जब क्या करते हैं? मंत्र करते हैं। तो इसमें बी का क्या हो गया? 4 हो गया, तो बी का 4 देखिए 2 जगह है, ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 3 में। अब दूसरा देखते हैं, रोग, मरण, भूख, प्यास और मूर्छा से मुक्ति किससे मिलती है? आप बताइए किससे मिलती है? खिचड़ी मुद्रा हो गई। और अगला क्वेश्चन है, सफेद और लाल 2 वर्ण है, डी, तो डी के 2 वर्ण जो है शुक्र और महाराज वर्ण जो दे रखे हैं इसमें, डी का 2, तो डी का 2 पहले में ही है। ठीक है, ए का 3, महामुद्रा के अभ्यास से नीरस भोजन भी सरस हो जाता है ना, जो कहते हैं 20 सदस्य भोजन होता है वो भी मीठा हो जाता है, तो सूची वैसे मिल गई। ठीक है, तो ऐसे आप बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन इसमें बन गया है। नेक्स्ट 120, इसमें भी ऐसे मिल जाएगा, देखना। हाँ, कुछ है ना, ऑप्शन से आइडिया आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका कौन सा है? 120, महावर्त क्या है? महावर्त किनको कहा है आपको पता होना चाहिए। महावर्त यमनियम को कहा है, तो उसका वर्णन किस पाद में मिलता है आपको पता होना चाहिए, है ना। दूसरा जो आपका डी है, परिणामकत्वाद्वैसतुतम, तो डी जो है मुझे ये पता है, डी जो ऑप्शन है वो 3 से रिलेटेड है। ठीक है, 3 का मतलब क्या हो गया? आपके कैवल्यपाद से, तो डी का 3,
तो डी का 3 एक जगह ही मिलता है, बस इसी से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ए का 2 है, यानी जो महावर्त हैं उनका वर्णन साधन पाद में मिलता है। तो ए का 2 अगर हम लेते तो 3 भी ऑप्शन मिल सकता था, ए भी मिल सकता था। लेकिन अगर एक भी सूत्र आपको पता है कि, तो इसलिए योग सूत्र के ना सूत्र आपको पता होना चाहिए कि ये सूत्र कौन से चैप्टर का सूत्र है। तो ये सूत्र आपको बताना है। परिणाम कहत्वा जो डी है ये समाधिपाद का है, लेकिन कौन सा सूत्र है। महावर्त का वर्णन जो मिलता है वो कौन से सूत्र में मिलता है ना। सूक्ष्म विषयत ये कौन से अध्याय का सूत्र है ना, और कौन सा सूत्र है। ये चारों आप मुझे बताने हैं कौन से अध्याय के कौन से सूत्र हैं। ठीक है, आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट, ये भी देखिए आपके, अब हवसी संहिता में हमें नहीं पता है ढंग से, लेकिन थोड़ी सी आप साइकोलॉजी लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उससे क्लियर हो जाता है। तो देखिए ये भद्र आसन का है, कुर्म जो नाड़ी है, जप और दया ये आपके यम नियम से रिलेटेड है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है जो आसन है वो कुर्म से रिलेटेड है ना, भद्र से रिलेटेड है। ठीक है, और कुर्म जो है वो उपप्राण है, वो डी है। तो आप खुद लगा लीजिए सी का एक किस में है, तो सी का एक सिर्फ पहला ही ऑप्शन इसमें बनता है। ठीक है, सी का एक पहला ही ऑप्शन बनता है। ठीक है, तो इसी से अनुमान लग गया आपका क्लियर। फिर आप आगे देख लीजिए, डी उपप्राण है, कुर्म है 2, तो डी का 2 इसी में मिल गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही हो गया है। बाकी अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आपके मिल गए। अब आपको यम नियम नहीं पता था, कंफ्यूज थे आप, तो इससे मिलान हो जाएगा आपका। सी का 1 होगा और डी का 2 हो गया, बी का 3 हो गया। बी का मतलब नियम क्या है, जप है, और यम क्या है, दया हो गई। ठीक है ना, तो ऐसे कई बार एक चीज़ को हम कॉन्फिडेंटली पकड़ लेते हैं तो बाकी ऑप्शन अपने आप मिल जाते हैं। तो 50% क्वेश्चन ऐसे भी सोल्व हो जाते हैं। आगे साइकोलॉजी का है, तो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है ये, आपको बताना है। तो मुझे ये पता है A3 जो है ए का 3 से मिलता है, यानी जो थॉर्नडाइक है उसकी जो थ्योरी है वो संयोजन का सिद्धांत है। ठीक है, A3 है वो संयोजन का सिद्धांत है, मुझे ये पता है। और जो पावलोव की थ्योरी है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। ठीक है, तो पावलोव की है जो क्लासिकल माने, यानी पावलोव की 4 है। तो ए का अगर मेरे को 3 मिल गया है, ए का 3, तो उससे भी क्लियर हो गया संयोजन का सिद्धांत। तो ए का 3 का मतलब क्या हो गया, ए का 3 एक में ही है यानी 4th। तो देखिए एक से क्लियर हो गया हमारा ऑप्शन, इसी में मिल गया हमारा। तो बाकी आप मिलान कर लीजिए। तो आप मुझे चारों के बारे में अच्छे से बताइए कि छड़ी और बॉक्स का सिद्धांत क्या है, अगर आप बता सकते हैं। सक्रिय अनुबंध चेंबर का सिद्धांत क्या है। तो जितने भी थॉर्नडाइक हुए हैं, है ना, आपके पावलोक हुए हैं, आपके स्किनर हुए हैं, कोहलार हुए हैं, आपके युंग हुए हैं, आपके जो फ्रायड हुए हैं साइकोलॉजिस्ट, है ना, आपके और भी जो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको भी आप मुझे बताना पशु मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। और भी ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है या द्विकारक है, ये सब इसी से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3, ये भी देखिए आसान है। मूलाधार में कितने 4 दल हैं, स्वादिष्ठान में कितने 6 दल हैं, अभिनिवेश क्या है, कलेश है, एवृत्ति क्या है, अंतराय है। ये हो गया क्लियर। ठीक है, तो आपको खुद बताना इसका उत्तर क्या रहेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं 4 6 दल जो वर्णन है, दलों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। हठयोग के ग्रंथ में मिलता है, योगसार पुस्तक में हमने बताया है ना। तो वो सारे दल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, अग्नि पृथ्वी आकाश जल और कोषों से इनको जोड़ना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी है उसका संबंध में कोष से है। ठीक है, और बाकी का आपका किससे कोष से संबंध है ये आपको खुद जोड़ के बताना है। आकाश का जो संबंध है वो हमारे आनंदमय कोष से है, क्योंकि आनंद का संबंध आकाश से है। अब आप खुद मैच कर लीजिए, बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। 125 125 देखिए इसमें सूत्र है, फिर पूछ लिया किससे क्या रिलेटेड है। तो देखिए मुझे ये पता है जो बी जो सूत्र है, मुझे ए का नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता है बी जो सूत्र है, तस्य सप्त दा प्रांत भूमिका प्रज्ञा। ठीक है, बी का 1 है, बी का क्या है, 1 है। 1 का मतलब विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर होती है। जब आपको विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब क्या होता है, तस्य
सप्तधा प्रांत भूमिका प्रज्ञा, यानी 7 प्रकार की आपकी जो प्रज्ञा है वो मिलती है। तो आप मुझे बताइए सूत्र कौन सा है, ठीक है। तो बी का एक जो ऑप्शन है वो आपको देखना है, एक जगह मिल गया, हमें पहले क्वेश्चन में ही मिल गया है। इसके अलावा अगर ये थोड़ा डाउट था तो मुझे अगला पता था सी का, धारणा सूचा योग्यता मनस है, तो वो किससे आती, प्राणायाम से, तो सी का 4, ठीक है, सी का 4, तो ये भी हमें पता चल गया है। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिए बाकी के। आप मुझे बताइए, है जात यंत्र परिणाम है, ये वाला बताना है आपको। तंत्र निर्तिशम, ये कौन से पाद में है और कौन सा श्लोक है ये बताना है, ठीक है। 126, इसमें भी 1 और 2 सूची को मिलाना है। आपको पता होना चाहिए जो सांबी मुद्रा है वो कैसे होती है। खेचरी है, उसमें क्या होता है, जीवा को कपाल गुहार में पेस्ट कराना होता है, जीवा को मोड़ना होता है। तो मान लेते हैं हम खेचरी मुद्रा को पकड़ लेते हैं, इसी पे हमें कॉन्फिडेंस है, बाकी में नहीं पता, मान लेते हैं। तो बी का क्या रहेगा, 4, तो बी का 4 देख लीजिए, बी का 4 सिर्फ एक में ही है, यानी पहला ऑप्शन देखते क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी से पता चल जाएगा। 1 का 3, सांबी का भी अगर आपको पता है, भूमेद दृष्टि, इससे भी क्लियर हो गया आपका। तो ऐसे चारों को आप मिलान कर लीजिए। देखो आसानी है ना ये तो। अगला 127, सांख्य दर्शन के अनुसार षष्ठी क्रम को बताना है। तो देखिए प्रकृति और पुरुष सबसे पहले होते हैं, सीक्वेंस बताना है इसमें ना। प्राकृतिक पुरुष से क्या हुआ, मह तत्व यानी बुद्धि की उत्पत्ति हुई। बुद्धि से क्या हुआ, अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना। और फिर क्या हुआ, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा। तो आपको मैंने बताया सबसे पहले क्या है, प्रकृति पुरुष, फिर क्या है, मह तत्व, मह तत्व के बाद क्या है, अहंकार। तो आप लगा लीजिए सी ए बी जिसमें हो, उसके बाद देख लीजिए सी ए बी कहाँ मिलता है, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 128 आपके लिए क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है। दूसरा, सांख्य पर जो कारिकाएं लिखी गई है उसमें कितनी कारिकाएं हैं और उसके रचयिता कौन है। तीसरा, जो सांख्य दर्शन है इसमें टोटल कितने तत्वों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट 128 योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की 7 भूमिकाओं का सही क्रम बताना है आपको। ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं उनका सही क्रम। तो देखिए 7 भूमिकाएं मिलती हैं, 7 अज्ञान की भूमिकाएं मिलती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 7 भूमिकाएं हैं। तो सबसे पहले है शुभेच्छा, दूसरी क्या है, शुभेच्छा के बाद विचारणा, फिर तनुमानसा, तो यानी सी डी, शुभेच्छा, विचारणा, फिर तनुमानसा, यानी सी डी बी, फिर सत्वापत्ति, फिर असंशक्ति, ठीक है। तो इस सीक्वेंस से आप खुद बताना है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन इसका, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। नेक्स्ट 129, ये जो ज्ञान की ये 7 जो भूमिकाएं हैं, है ना, ज्ञान की या योग की, इनका कई बार सीक्वेंस पूछ लेता है ना, ये भी पूछा है, पीछे से भी पूछ लेता है, इनका कई बार अर्थ भी पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए, योग वशिष्ठ बुक में हमने अच्छे से लिखा है, योगसार में भी हमने विस्तार से वर्णन किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एज पर श्लोक फिगरिंग इन योग तत्वोपनिषद। तो देखिए भाई, योग तत्वोपनिषद में जो श्लोक है ये आपको खुद ढूंढना है, मैं इसमें नहीं बताऊंगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। आप मुझे खुद बताना, जो श्लोक दे रखा है योग तत्वोपनिषद में, तो उसमें उस श्लोक का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। इसमें तुक्का भी आप लगा सकते हैं, या तो पहला बंद से वर्णन मिलेगा, महाबंद मिल सकता है, तो ए अगर पहले हो सकता है, 3 जगह ए है, फिर उसके साथ बी मिलेगा, खेचरी है, या फिर उसके साथ ई मिलेगा, जालंधर बंद है, ये आपको खुद देखना है। 130 क्वेश्चन है आपका, योग सूत्र के पाद के अनुसार निम्न सूत्रों को क्रम बताइए, यानी क्रम में बताना है ना, सबसे पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, ठीक है। तो मुझे ये पता है, तीव्र संवेगानासनम, जो आपका ये क्वेश्चन है 130, तो 130 का मतलब पहले मुझे इसमें आपका डी लग रहा है ना। डी के बाद क्या आएगा, तदर्थ है दृश्य से आत्मा, सी आएगा। तो डी के बाद सी 2 जगह है, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा तो ये खुद ढूंढना आपको, मुझे बताना है कि तीव्र संवेगानामासनम जो पहले चैप्टर का है, कौन सा श्लोक है, फिर सी जो है वो कौन सा श्लोक है ना, ऐसे सारे बताने आपको। नेक्स्ट हठ प्रदीपिका के अनुसार वायु के कुपित होने पर कौन से रोग होते हैं। तो देखिए हठ प्रदीपिका में बहुत ही अच्छे से बताया है कि सबसे पहले हिचकी हो सकती है आपको,
फिर आपको श्वास रोग हो सकते हैं, यानी दमा दे रखा है या श्वास रोग हो सकते हैं। फिर आपको खांसी हो सकती है, फिर शिरोवेदना हो सकती है, फिर कर्ण वेदना हो सकती है। तो ये सीक्वेंस आप मिला लीजिए। तो सबसे पहले क्या है, हिचकी यानी हिक्का, फिर क्या है श्वास रोग यानी दमा भी आ सकती थी यहाँ पर, फिर है खांसी। तो आपका क्या बन गया, हिचकी सी पहले, फिर श्वास रोग सी ए, और फिर क्या आएगा डी, सी ए डी। देख लीजिए सी ए डी है ना, सी ए डी पहले में ही बन गया ये बात। तो आप मुझे बताइए ये कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय का है। ठीक है, योग ना हट हठ प्रतिपिका का ये कौन सा श्लोक है। अगर गलत तरीके से आप प्राणायाम करते हैं तो आपको ये रोग हो सकते हैं। तो ये कौन से चैप्टर का कौन सा श्लोक है, कौन से उपदेश का कौन सा श्लोक है। नेक्स्ट, ये वाल की बात यहां पर की गई है। तो देखिए आपके जो रक्त प्रवाह का जो अनुक्रम है ना उसको बताना है। तो सबसे पहले कहाँ आपका ब्लड आता है, तो सबसे पहले डी ऑप्शन रहेगा, राइट एट्रियम में आता है ना। सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा दोनों से रक्त कहाँ आता है, दाएं आलिंद में आता है। तो राइट एट्रियम यानी पहला डी रहेगा आपका। तो डी भाई चारों में डी दे रखा है, इसने तो काफी घुमा दिया है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका, आपका एक वाल में आता है। तो डी के बाद आपका वाल क्या रहेगा, डी के बाद आपका वाल, एक वाल होता है ना उस वाल से जाता है, ट्राइक स्पीड वाल रहेगा। डी के बाद ए रहेगा। तो डी के बाद ए कौन सा है, दो है, तीन और चार बच गए। डी के बाद ए रहेगा ट्राइक स्पीड वॉल है ना, ट्राइक स्पीड वाल होता है ना यहाँ पर त्रिकपाटी। फिर क्या रहेगा, फिर उस वाल से किस में जाता है, उसका इसने दे नहीं रखा, यानी लेफ्ट राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाता है, राइट एट्रियम इसमें है नहीं। तो फिर ये जाता है आपका फुफ्फुसीय वेना कैवा में। ठीक है, सॉरी फुफ्फुसीय वेना कैवा नहीं है इसका, आपका है इसमें फुफ्फुसीय महाधमनी है ना। यानी फिर आपका क्या जाता है, फुफ्फुसीय महाधमनी, यानी आपकी जो इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको पल्मनरी आरोटा में जाता है। ठीक है, पाल्मनरी आरोटा महाधमनी में जाता है, किसके लिए, शुद्ध होने के लिए। फिर वहाँ से घूम फिर के ये आता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहेगा, आपको मिल गया है। यानी पहले आपको क्या लिखना है, दायां आलिंद, फिर क्या लिखना है आपको, ट्राइकस्पिड, फिर आपको क्या लिखना है, फुफ्फुसीय महाधमनी। यानी पहले आपका क्या रहेगा डी, फिर आपका क्या रहेगा ए, और फिर बी। डी ए बी देख लीजिए जिसमें मिलता हो, डी ए बी 3 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको मिलान करना है। तो आप मुझे बताना है ऑप्शन, टोटल कितने वाल हैं आपके शरीर में। ठीक है, उनके नाम मुझे बताना है। एक वाल ऐसा है जिसके 2 नाम है, वो भी आपको मुझे बताना है। और आपको ये बताना है पल्मनरी आर्टरी में कैसा ब्लड रहता है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पल्मनरी आर्टरी में कैसा ब्लड रहता है और पल्मनरी वेन्स में कैसा ब्लड रहता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और एक है ऐसे नोड कहाँ होता है, कहाँ पर ऐसे नोड होता है। ठीक है, एस ए नोड, साइनोवियल नोड होता है ना, वो कहाँ होता है आपको बताना है। ठीक है, हठ प्रतिपिका का अगला क्वेश्चन है कि हठ प्रतिपिका के अनुसार पथ्यकारक भोजन का सही क्रम बताना है। तो देखिए पथ्यकारक जो भोजन होता है उसका एक श्लोक है, तो कौन से अध्याय में कौन सा श्लोक है। तो इसका अगर मैं देखूं तो सबसे पहले खांड की बात यहाँ पर करता है, फिर मधु की बात करता है। खांड के बाद क्या आएगी, मधु आएगी, फिर क्या आएगी, शोंठ आएगा, और फिर शाक आएगा। तो खांड के बाद मधु देख लीजिए, खांड के बाद मधु यानी डी के बाद ए है। तो डी के बाद ए के ऑप्शन में, यानी 2 ऑप्शन। फिर उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, यानी सूंठ आएगी है ना। डी के बाद ए के बाद ई सूंठ आएगी, फिर बी आएगा यानी 5 प्रकार के शाक, और फिर बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, यानी फिर क्या आएगी, मूंग। मूंग सबसे लास्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस पूछ लिया। देखिए घुमा फिरा के आगे के छोड़ दिया इन्होंने, कौन कौन से पत्ते कारक है वो छोड़ दिया, पीछे का श्लोक ले लिया इन्होंने। 134, 134 देखिए पुस्तक है एक टीचिंग मेथोडोलॉजी, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पाठ योजना का सही अनुक्रम बताना है, जो लेसन प्लान बनाते हैं उसका ठीक क्या वातावरण तैयार करना है, अभ्यास का परिचय देना है, या अभ्यास का निर्देशन करना है, या विद्यार्थियों का व्यक्तिगत अभ्यास समय करना है, या सामूहिक अभ्यास करना है। उसमें सीक्वेंस दे रखा है, इसमें ये पढ़ लेना। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना, हर बार एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। ठीक है, तो पुस्तक टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस में जरूर देख लेना, उसमें कौन कितनी मेथड बताए हैं, सीक्वेंस क्या बताया है, ये सब अच्छे से आप देख लेना। इसका ऑप्शन आपको खुद बताना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 135, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द कुकुटासन। कुकुटासन का सही सीक्वेंस बताना है। ये तो पढ़ के आप बता सकते हैं ना कुकुटासन होता कैसे है। तो कुकुटासन करने से पहले क्या करेंगे आप, दंडासन में तो बैठना पड़ेगा ना, सबसे पहले दंडासन में बैठना पड़ेगा। क्लियर है, पहले पैर फैला के बैठेंगे ना। हमने योग एवं फ्लाई पुस्तक में दे रखा है सभी का अच्छे से वर्णन। तो जिसमें बी ऑप्शन है, तो देखिए दो है, बी के बाद सी आएगा या बी के बाद ए आएगा, यानी एक और तीन ऑप्शन इसमें मैच करता है। तो बी के बाद अगर है ए, तो भाई दंडासन लगा के बैठेंगे, फिर क्या लगेंगे, पद्मासन है। या फिर क्या है, बी के बाद या तो सी है या बी के बाद ए। सी में क्या है, दोनों हाथों को घुटनों और जंघाओं के बीच डालकर हथेली को भूमि पर सुस्थिर करें। तो भाई तभी तो करेंगे ना, जंघों के बीच में पहले पद्मासन लगाएंगे। तो पहले क्या है, दंडासन है, फिर पद्मासन लगाएंगे, फिर दोनों हाथों को उसमें डालेंगे। तो बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो बी के बाद ए ऑप्शन देख लीजिए, बी के बाद ए है, फिर सी है, फिर ई है और फिर डी है। तो आगे का सीक्वेंस आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने आप मैच करता चला जाता आगे का, एक दो ऑप्शन मिल जाने चाहिए। कुकुटासन पता है ना आपको कि पद्मासन दंडासन में बैठते हैं, फिर पद्मासन लगाते हैं, फिर पद्मासन में से दोनों हाथ निकालते हैं और फिर हम खड़े होते हैं, ठीक है, हाथों के ऊपर। इसी तरह पद्मासन लगा के हम उसी में से हाथ निकाल के ऐसे पकड़ लेते हैं, तो ये कौन सा आसन बन जाता है, बताना मुझे, ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। पद्मासन लगा के उसमें हाथ डाल के हम कुकुटासन में तो खड़े होते हैं हाथों पे, और उसमें हम ऐसे लगा लेते हैं, तो ये कौन सा आसन है, ठीक है, आपको बताना है। और कुकुटासन का कौन से हठ योग ग्रंथ में वर्णन मिलता है, हठ पृथ्विका में मिलता है या गैरण संहिता में मिलता है या दोनों में मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए, हमने योग एवं फ्लाई पुस्तक में बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर रखा है। और कुकुट का मतलब भी क्या होता है ये भी आपको बताना है, ये भी आपके लिए प्रश्न है। 1306 कथोपकथन है, ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को धैर्यवान एवं उत्तम व्रत के पालन के साथ साथ सद्गुणों से विभूषित बताया। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, ये योग वशिष्ठ की बात है, ठीक है। तो महर्षि वशिष्ठ उनके कुलगुरु होते हैं, और राजा दशरथ को धैर्यवान और उत्तम व्रत के पालन के साथ साथ सद्गुणों से विभूषित बताया है। हाँ भाई, ऐसे वो राजा हैं। इसमें अभिकथन होता है, एक इसमें रीजन होता है, कारण होता है, तर्क होता है कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है, क्या रीजन है। तो इसका कारण क्या बताए, क्यों है वो ऐसे, है ना, उत्तम व्रत का पालन के साथ साथ सद्गुणों से विभूषित क्यों है। तो इसमें देखिए चार ऑप्शन मिलेंगे, या तो ए और आर दोनों सही हैं, या ए ठीक है आर गलत है, या आर ठीक है ए गलत है, या आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इस तरह से मिलेंगे। तो देखिए ऋषि वशिष्ठ, मतलब पहला ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा, राजा दशरथ ने पुत्र श्री राम एवं लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ यज्ञ की सिद्धि के लिए भेजा। बिल्कुल, पहले वो मना कर देते हैं, ये पूरी कथा होती है। महर्षि जब ऋषि विश्वामित्र आते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो राक्षस उसको दिक्कत करते हैं, तो उसके लिए राजा दशरथ के पास आते हैं। राजा दशरथ का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि वो ऋषि है उसकी मदद करे, लेकिन मना कर देते हैं कि राम छोटा है, वो अभी ये नहीं कर सकता है। लेकिन फिर ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया, उसके बाद उन्होंने हाँ भर दी। तो फिर राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ यज्ञ की सिद्धि के लिए भेज देते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को धैर्यवान और उत्तम व्रत के पालन के साथ साथ सद्गुणों से विभूषित बताया। तो इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या ये है, राजा दशरथ ने पुत्र श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ यज्ञ की सिद्धि के लिए भेजा। क्योंकि किस लिए भेजा, क्योंकि वो सद्गुणों से विभूषित थे और वो व्रत का पालन करना जानते थे। तो ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है, तो ए इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा। 37, मन के लिए विलय होने पर विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। चंद्रमा के सदृश कांति वाले महाविष्णु का विनय विनयान्वित होना ध्यान करना चाहिए। ये मुझे नहीं पता, ये आपको खुद बताना है। 138, योग सूत्र के अनुसार योग की उन्नत अवस्था में लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर आसक्त नहीं होना चाहिए। योग की उन्नत अवस्था जब आती है आपकी, जब उच्च अवस्था होती है, तो लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर आसक्त नहीं होना चाहिए, यानी बहना नहीं चाहिए, बहकना नहीं चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देवताओं का आमंत्रण स्वीकार करने पर पुनः अनिष्ट की संभावना निर्मित होती है। बिल्कुल ठीक बात है, आप विचलित हो सकते हैं, फिसल सकते हैं, जो भी आपको सिद्धियां मिलती हैं, है ना, अनिमा आदि ये जो सिद्धियां हैं, इनमें अगर आसक्त हो गए तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, ए आर दोनों सही है, ए और आर इसकी सही व्याख्या है। 139, कफ की अधिकता होने पर षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल 100% सही बात है। शरीर को शुद्ध करने वाली इन क्रियाओं को गोपनीय रखना चाहिए, ये भी बात भी हमारे ग्रंथों में बताई गई है। क्यों, क्योंकि वात पित्त कफ की समानता होने पर षटकर्म की विशेष आवश्यकता नहीं होती। ये गलत है, वात पित्त कफ की समानता होने पर षटकर्म की विशेष आवश्यकता नहीं होती।
तो इसमें बताना था क्यों अभ्यास करना चाहिए, तो इसका रीजन हमें ये देना चाहिए था क्योंकि इसमें वात पित्त कफ का संतुलन होता है। तो ए ठीक है, आर आर भी ठीक है, आर भी ठीक है लेकिन व्याख्या ठीक नहीं है ना। ए भी ठीक है, आर भी ठीक है लेकिन इसकी व्याख्या ठीक नहीं है। 140 कष्टार्थ और अत्यार्थ पीड़ादायक असाधारण और अति शीघ्र ऋतुस्राव के आयुर्वैज्ञानिक परिभाषिक शब्द हैं। कष्टार्थ अंडजन साधारण जुकाम जैसा कष्टदायक है और इस समस्या का चिकित्सित अंतर्दृष्टि की, ये आपको खुद करना है, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो पैराग्राफ में मिलेंगे, आपको पैरा पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्रोट आउट अवेयरनेस, इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना ये आपको खुद सोल्व करने हैं, आसानी है। फिर आगे एक पैरा और मिलेगा आपको 146 में, ये गद्यांश आपको पढ़ना है ना, और पढ़ के आपको उत्तर देना है, तो ये आसानी होता है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड शब्द नहीं है, तो ये आपको खुद करने हैं। 141 मुझे बताना उत्तर क्या रहेगा 141 का, ठीक है। 142 में आपको क्वेश्चन दिखा चुका हूँ, ये तो आप बिना पहरे पढ़े हुए भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो पहरे को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, जो पैराग्राफ है उसको। ये जो लास्ट के दोनों तीनों क्वेश्चन है ये आपको खुद करने हैं, ठीक है, आसान है, मैं नहीं कराऊंगा ये। फिर एक पैर दो पैरे आते हैं ना लगातार, 41 से 41 से 45, फिर 45 से 50 तक के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी 141 से 145 और 146 से 150। तो इसमें व्हाट इज द ओनली मेथड ऑफ एक्टिव होलिस्टिक हेल्थ, ये पहले इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं 5, फिर उनको हिंदी में आपको करना है, ठीक है। ये गद्यांश से आपको पढ़ना है और इसके अनुसार फिर आपको हिंदी में उत्तर देना है। समग्र स्वास्थ्य में आपको पता है क्या क्या जरूरी है, आहार भी जरूरी है, संतुलित आहार भी जरूरी है ना, ये इनका उत्तर आपको देना है। प्रत्येक योगासी को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, श्वासों की गति का भी, यम नियमन का भी, आहार का भी, ईश्वर, ये सब आपको पहरे के अकॉर्डिंग करना है। वर्ष 2023 को कौन सी संज्ञा दी गई थी, ईयर ऑफ डिजास्टर, ईयर ऑफ योग, ईयर ऑफ मिलेट, ईयर ऑफ हेल्थ, कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मिलेट्स का काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है ना, हमारे यहाँ पर 2020 सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, तो भी मिलेट्स की बात की गई थी ना। कुपोषण, सुपोषण, अतिपोषण, है ना, और 150। तो ये हैं आपके 150 क्वेश्चंस, मैंने सारे करा दिए हैं आपको। तो अब आपको मुझे लास्ट के 10-12 जो क्वेश्चन उनका उत्तर देना है। आज के लिए इतना ही, फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सलाह आप देना चाहते हो तो निसंदेह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर अपनी बात बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।